राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा ये वीडियो इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहने वाला है। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहने वाला है और आज हम लगाने वाले हैं 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 यानी कि सबसे लास्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने श्लोक की तरफ। जो हमारा श्लोक है उसको एक बार मन में सभी दोहरा लेंगे। कर्माणे वाधिकारस्ते मां कर्मफल हेतु भुनक्ते संगो सत्कर्म। और इसी श्लोक के मीनिंग को समझते हुए, है ना, जो कि बोलता है कि आपको सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस रखना है, रिजल्ट की ओर ध्यान नहीं देना है। मैक्सिमम जो हम लोग हैं वो इसी चीज़ में अपने आप को जो है पाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको बस आप अपना जो है 100% डेली देना है, आपको आउटकम नहीं देखना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप हर दिन जो है अपना 100% आप दे रहे हैं। और दूसरे क्या सोचते हैं, आप कितना भी कर लो, दूसरे कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और दूसरे क्या सोचते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ना ही आपको खुद के आउटकम के ऊपर ध्यान देना है। आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपके एक्शंस। तो आपको अपने एक्शंस बेहतर करने हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इन दी लॉन्ग रन जो है आपके मेहनत जो है वो रंग लेके ही आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो इसी बात के साथ जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। इफ द ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर एक एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है ना, फ्रॉम टू वर्टिसेस टू दी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी वो ट्राइंगल कौन सा होगा, वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर तीन साइड इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल होगा। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो वो स्केलिन ट्राइंगल होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। अ सेकेंड PAB is drawn from an external point P to the circle with the center at O, intersecting it at A and B. If OP equals to 17 centimeter, PA equals to 12 centimeter and PB equals to 22.5 centimeter, then radius हमें फाइंड करनी है। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये O मान लेते हैं। P एक्सटीरियर पॉइंट है, वहां से जो है सीकेंड ड्रॉ की गई है PAB, ये सीकेंड मान लेते हैं। ये P है तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे रखी है आपको, OP दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये OP है। थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ एक बार। ये आपका OP है, ये आपकी दे रखी 17 सेंटीमीटर और PA दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर और PB यानी कि ये बड़े वाली जो है ये आपकी दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की और इसका नाम दे देते हैं Q दे देते हैं। टेंजेंट जो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और ये हमारी रेडियस है, हमें रेडियस ही निकालनी है, चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालें, रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देखेंगे तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो PQ है, जो ये है PQ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा PA इंटू PB के, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि PQ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा PA इंटू PB के, ठीक है। ये बोलती है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम।
ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पी क्यू हमें पता नहीं तो पी क्यू निकालना है, और पी ए कितना है, पी ए आपको 12 है और ये है 22.5, है ना। इंटू करते हैं तो 0.072 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो 270 जो है वो आपकी पी क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब ये ट्राइंगल देखिए आप, कौन सा वाला, एक ही ट्राइंगल दिख रहा है वहाँ पे, वही वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले ट्राइंगल की। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, है ना। 17 अगर आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी आपकी हाइपोटेनियस माइनस पी क्यू का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना था, 289, माइनस पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 270, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट में, अंडर रूट में 19, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियस हमारी हो जाएगी अंडर रूट 19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने एक ही थ्योरम का यूज किया, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम का। आगे आते हैं, एन आर्टिकल कॉस्ट 1000 फॉर अ सेल्समैन, एक आर्टिकल की कीमत है सेल्समैन के लिए 1000 रुपये। ही फिक्स इट्स मार्केट प्राइस एट 1500, उसने जो उसका मार्केट प्राइस है वो 1500 कर दिया, फिक्स कर दिया। ही सेल इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और कस्टमर को उसने बेचा 20% डिस्काउंट पे। ही फर्दर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर ईच कैश पेमेंट, फिर उसने आगे चल के फिर 10% का डिस्काउंट दिया। आपको बताना है कि लॉस और गेन क्या हुआ उस आर्टिकल का। ठीक है, तो मान लो सीपी कितना था, सीपी आपका था 1000 रुपये और एमआरपी था आपका कितना, 1500। ठीक है, पहली बार उसने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब चीज़ की सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 80% रहा होगा, किसका, 1500 का। कट कर लो, 15 अट्ठे 120, 1200 उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। 1200 पे उसने फर्दर जो है 10% डिस्काउंट दिया, है ना, तो चीज़ कितनी की रही होगी, 90% की रही होगी 1200 का। तो 12×9 108, 1080। तो अब आपको बताना है कि लॉस हुआ कि गेन हुआ। 1000 की चीज़ थी, उसने 1080 की बेची, तो फायदा हुआ, सिंपल सी बात है, लॉस तो हुआ ही नहीं। तो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 80 रुपये का फायदा हुआ। 80 का फायदा हुआ किस पे, 1000 पे। परसेंटेज निकाल लो, कितना हुआ, गेन हुआ 8% का। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको, मतलब ये क्वेश्चन जो है हम बेसिकली पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, हम बेसिक से कर चुके हैं, तो आई थिंक अब आपको जो है इसकी हैबिट पड़ गई होगी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे आते हैं, सिंप्लीफाई करना है ना। तो ये तो अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, है ना, क्योंकि जो है नंबर जो है वो बहुत बड़े दे दिए हैं, 626 इंटू 2912 अपॉन 8138। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आपको दिक्कत होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट। तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, मतलब कि ये दोनों आपस में कटेंगे, तो देख लेते हैं, काट के देख लेते हैं एक बार। 626 को 8318 से 626 कितना बचा, 1, सॉरी यहाँ से देखते हैं ना, ये 8 का 8 आ गया, 7 1878, तो 1878। ये थ्रीजा जा रहा है, तो थ्रीजा ये पूरा आ रहा है ना, तो ये इसका थ्रीजा है, 13 सॉरी 13 से इसको काट के देखते हैं। 13 26, फिर 2 फिर 4, तो ये कट रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 224 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, अगर मतलब आप लॉजिकली नहीं दिमाग लगा पाते, है ना, तो इस कारण ये जो थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा टफ था इन द सेंस, क्योंकि आपको मतलब एकदम से नहीं समझ में आएगा कि 8138 जो है वो 626 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बस ये लॉजिक लगाया कि यहाँ जो 6 है यहाँ 8 है, तो मतलब आपस में इनका कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बस मैंने यही लॉजिक लगाया और कुछ नहीं लगाया मैंने। ये तो मेरा मतलब वो था, क्या बोलते हैं उसको, गट बोल लो या कुछ भी बोल लो आप, वो चीज़ थी ये। आगे आते हैं,
द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 293। ए बी सी की जो मंथली इनकम है उनका रेशियो है 293 एंड देयर एक्सपेंसेस आर 395। उनकी जो एक्सपेंस का रेशियो है वो 395 है। बोला गया है कि इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ इट्स टोटल इनकम, अगर ए की सेविंग जो है वो आधी है उसकी टोटल इनकम की, तो आपको सेविंग ऑफ ए बी सी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक बार। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ उसका लिख लेते हैं इनकम और यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आ जाएगी सेविंग। ठीक है, इनकम क्या है उसकी, इनकी इनकम का रेशियो क्या है 2, 9 और 3, और एक्सपेंस का कितना है 3, 9 और 5। क्योंकि रेशियो है तो इनके आगे लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं इसके आगे और इनके आगे वाई लगा लेते हैं, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है, आती कि नहीं आती? अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो सेविंग आती है, तो माइनस कर लो। 2x माइनस 3y हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो क्लॉज था वो आप पढ़ो। क्वेश्चन में क्लॉज क्या था कि ए सेविंग इज हाफ ऑफ इट्स टोटल इनकम। ए की जो सेविंग है वो हाफ है उसकी टोटल इनकम के, यही तो क्लॉज है, समझ रहे हो? तो बस इसी चीज का आपको इस्तेमाल करना है, ए सेविंग इज हाफ ऑफ द टोटल इनकम। सॉरी तो टोटल इनकम कितनी है 2x है ए की। ए की सेविंग जो है हाफ है, मतलब कि अगर इसकी सेविंग जो है वो कितनी होगी, हाफ ऑफ 2x यानी कि x होगी, पर हमने निकाला वो कितनी निकली, इतनी। तो मतलब क्या है, x बराबर होगा 2x माइनस 3y के। तो यहाँ से आपको y निकाल लो, इजी हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 3y, तो y आपका आ जाएगा x/3। अब y निकल गया, सबको यहाँ पुट करते रहो, इसमें पुट करो पहले। तो 9x माइनस 9x/3, तो ये कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, और इसको इसमें डालो 3x माइनस 5x/3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4x/3। अब हमको देखो, अब तीनों चीज़ें जो हैं वो x में आ गई हैं, दिख रही हैं आपको? ये भी x में आ गई है, एक ही सेविंग x में आ गई है, ये भी सेविंग x में आ गई और ये भी सेविंग x में आ गई है। तो सिंपल सा, अब रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, निकाल लेते हैं। तो रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी और सी कितना आएगा? तो इसका है x रेशियो, इसका है 6x रेशियो, इसका है 4x/3। x काट लो पहले, तो ये आ जाएगा 1 6 4/3। सॉल्व करो, 3 को सब में भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी की जो सेविंग होगी वो होगी 3:18:4। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक क्लॉज दे रखा था और बाकी आपको बेसिक तो पता ही है। बेसिक क्या पता है आपको कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वो होती है इनकम, ये तो आपको पता है, ये बेसिक है। बस इसी चीज का आपको यूज करना था और कुछ चीज उसमें यूज नहीं हुई है। आगे आते हैं। 6th क्वेश्चन बोलता है अ टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट्स बाय 2 पाइप्स ए एंड बी। पाइप बी फिल्स दिस टैंक ट्वाइस एज फास्ट एज ए। कहने का मतलब क्या है, एक टंकी है जिसको 2 पाइप भरते हैं ए और बी, तो दोनों मिल के जो है 45 मिनट लेते हैं। बोला है कि पाइप बी जो है वो तेजू है, वो तेज चलता है तो वो दुगना बढ़ता है ए से, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए की एफिशिएंसी जो अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी दुगनी है, 2 है। इतनी सी समझ आई। अब अगर दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे हम, दोनों की कितनी होगी, हो जाएगी 3। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क आपका होगा 45 मिनट लगते हैं
और कितनी एफिशिएंसी से, दोनों कितनी एफिशिएंसी से करते हैं, 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना हो गया, 135 हो गया। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम पाइप ए विल टेक टू फिल द टैंक। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, टोटल टाइम कितना, टोटल वर्क कितना है, 135, तो एक की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 135 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं पिछली, मतलब कि ये आप कंटिन्यूस जो आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना ये चीज़। आगे आते हैं, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर इन लेंथ, भास्कर एंड विनय started with speed of 27 km per hour and 45 km per hour, starting at the same time from the same point. When will they meet for the first time on a track when running in the opposite direction and the same direction? मतलब उस कहने का मतलब क्या है कि आपको बताना है भास्कर की स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति आवर, विनय की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। एक सर्कुलर ट्रैक है 1600 मीटर का, आपको बताना है कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको मिलने के लिए पहली बार, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा पहली बार मिलने में। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले अपोजिट पूछा है तो पहले हम अपोजिट देखेंगे। तो अपोजिट के लिए आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड हो जाती है एड, तो 45 प्लस 27 किलोमीटर पर आवर यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कब पहली बार कब मिलेंगे तो टाइम कितना चाहिए, तो देखो 1600 मीटर उनको कवर करना है कितने में, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को कर लेते हैं हम कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, तो ये 72 से कट जाएगा, चौके यहाँ 20 आ जाएगा, 1600 अपॉन 20 यानी कि 80 सेकंड उनको लगेंगे, 80 सेकंड यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड। तो 1 मिनट 20 सेकंड वाला आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है, ये वाला दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। फिर भी एक बार जो है तसल्ली के लिए हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, मतलब कि पेपर में आपको तो सिर्फ यहाँ से आंसर मिल गया तो यहीं से आपको टिक करके चलना है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो कितनी देर में मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड उनकी माइनस हो जाएगी, तो 45 माइनस 27 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज टाइम निकालना है, 1600 डिस्टेंस है, 18 घंटे प्रति आवर यानी कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 18 कट गया, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा 3:20 सेकंड, 3:20 सेकंड यानी कि 5 मिनट 20 सेकंड। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो ये आपको याद रखना है। क्या इसमें बस नोट करने वाली बात एक ही है कि जब एक सर्कुलर ट्रैक पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड होगी, उसमें जो स्पीड है वो ऐड होंगी। वहीं अगर वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यही बस चीज़ आपको नोट करनी है, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे लगभग जो है एक छोड़ के एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितनी होगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए थीटा कितनी होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, साइन थीटा सबसे ग्रेटेस्ट कब होता है, जब थीटा जो है 90 डिग्री होता है ना, सेम चीज़ है, तो डाल दो इसमें भाई, साइन की पावर 90 कितना होगा 1, 1 की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। सेम चीज़ है, अगर मतलब उसको उल्टा मान लो आप कि जो कॉस थीटा है वो सबसे ग्रेटेस्ट कब होता है, जब थीटा 0 होता है ना। अगर थीटा 0 है तो यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0 जो है 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बात वो इससे इधर से भी बनाएगा इधर से भी, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, आते हैं आगे, द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, खर्चा दिखा रहा है एक कंपनी का ये टेबल हमारा। ठीक है, बोला क्या है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दिस कैटेगरी इन 2006 की बात करते हैं, ये रहा 2006, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2009।
कंपेयर करना है हमने 2006 को और 2009 को। जोड़ लेते हैं उससे पहले, ये वाली जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा और 7 2 9 होगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 6 और 4 आ गया, और 2009 का जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ये 5 आ गया और 6 + 2 8 आ गया, पॉइंट आ गया यहाँ पे, 3 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपको बताना ये इसका कितना परसेंट है, मतलब 466.95 अपॉन 613.85 का परसेंटेज निकालना है। तो ये तो भाई कैलकुलेटिव है ना, ये तो आपको कैलकुलेटिव ही करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा लगभग, और देखो यहाँ पे जो है सब इक्वल है, अगर 6 भी आ रहा है तो ये भी 66 है, ये भी 66 है, मतलब पॉइंट तक हमें चेक करना है। यहाँ पे 76 है तो यहाँ पे 76, तो पॉइंट तक हमें चेक करना है। तो ये मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 76.07 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76.07 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तो मुझे क्या है, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा, मैं आपको सही बताऊँ, बट ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमें अप टू सेकंड डेसिमल तक हमें चेक करना पड़ा ये आंसर, इसलिए ये थोड़ा मतलब कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसमें इसको गलत होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है 4x² - 49y² अपॉन 2x + 7y। तो आप देख सकते हैं ये a² - b² बन रहा है, साफ साफ है ना, a² - b² यानी कि a + b और a - b बन रहा है कि नहीं बन रहा, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2x - 7y प्लस 7y - 2x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब कट रहे हैं, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आपको साफ साफ दिखना चाहिए, जैसे कि मुझे दिखा यहाँ पे कि यहाँ पे ये a² - b² बन रहा है। ठीक है, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो बस यही चीज़ मैंने चेक कर ली यहाँ पे और आंसर निकल आया। आगे आते हैं, इन अ ट्राइंगल PQR, एंगल P + एंगल Q = 84। तो एंगल P + एंगल Q कितना है, 84 दे रखा है, एंगल R निकालना है। तो आपको पता है कि एंगल P + एंगल Q + एंगल R कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू हमें 84 दे रखी है, तो इसकी R की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 84 यानी कि 96। सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, आगे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हैविंग बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये तो आप फॉर्मूला बेस कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, जब पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी हो, क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है कि हमें 3.5 लेनी है, तो मतलब हमें 22/7 लेनी पड़ेगी, है ना, लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है, क्या आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेक कर लो, अगर उससे आंसर मैच हो रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देख लेते हैं, तो 4 - 3 कितना होता है, 1, तो डिविजिबल नहीं होता। 3 - 2 ये कितना हो जाएगा, 1, ये भी डिविजिबल नहीं होता। 3 - 0 3 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होता। 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, ये डिविजिबल होता है, मतलब कि ऑप्शन जो है एक ही हमारे पास है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो रिलेटिवली क्या है कि आप जो है क्वेश्चन को मतलब कि एंड तक लेके जाएं, मतलब कि उसको पूरा सॉल्व करें, उससे अच्छा है एक बार जो है आप अपना कॉमन सेंस से चीज़ों को चेक कर लें कि क्या इससे चीज़ें बन रही हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो टाइम आपकी बचा सकती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। एक पाई चार्ट दे रखा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एट ग्रेजुएट लेवल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन अ टाउन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एट द ग्रेजुएट लेवल इज 2,46,000. देन फाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ए एंड बी स्टडिंग टुगेदर एट ग्रेजुएट लेवल. तो ए में कितने हैं? ए में 17% है और बी में कितने हैं? बी में 14% है. टोटल कितने हो गए? 31% हो गए. ठीक है, आपसे बोला गया है कि इन 31% की वैल्यू बताओ. तो देखो 31% निकालना है. टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल है हमारे पास 2,46,000. सिंपल, 31 से गुणा कर दो. 0 ये आ जाएगा 6, हाथ से लगी 2, फिर आ जाएगा 6, 7, 76260, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये भी सिंपल था. और सेकंड चीज आप यहां से भी चेक कर सकते थे, पर उसके लिए आपको टेबल भी आना चाहिए कि 31% है, मतलब कि जो होगा वो 31 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक. तो अगर आप 31 का मल्टीपल भी आप उसके हिसाब से भी चेक कर सकते थे कौन सा जो है सही बैठता है या नहीं बैठता. ठीक है, बट ये है कि 31 का टेबल जो है आपको नहीं आता होगा, है ना, या फिर उसको डिवाइड करने में टाइम लग सकता है. तो उससे अच्छा क्या है कि हमने सिंपल सा, क्योंकि एक ही लाइन का इक्वेशन थी, तो उसको फटाक से सॉल्व कर लिया. आगे आते हैं. राम इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम. राम की जो तनख्वाह है वो 2.5 गुना है, 2.5% ज़्यादा है श्याम की इनकम से. बाय व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन राम. अब इसने उल्टा पूछ लिया कि श्याम, बताओ श्याम की इनकम जो है राम से कितनी कम है. तो मान लो ये राम है और ये श्याम है. श्याम की इनकम मान लो 100 है, तो इसकी 102.5 है, 2.5% ज़्यादा है. समझ गए? कितनी ज़्यादा है? 2.5%. ठीक है, आपको निकालना है कि श्याम की परसेंट कितनी कम है राम से. तो 2.5 कम है किससे? राम की इनकम से. तो राम की इनकम कितनी है? 102.5. बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी होती है. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 41, ये हो जाएगा 4, आपका आ जाएगा 25 चौके 100 अपॉन 41, यानी कि कितना जाएगा? 82, 2 पॉइंट समथिंग. तो 2 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा. ये हो जाएगा 2.43. ठीक है, तो इस ऐसे केस में भी आपको मतलब कि कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान देनी है. कैलकुलेटिव कब हो जाता है? जब सिमिलर ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं और हमें बहुत डेप्थ में सॉल्व करना पड़ता है, अप टू डेसिमल्स हमें सॉल्व करना पड़ जाए, तो समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है. ठीक है, तो उसको लास्ट में करने, मतलब कि लास्ट में किया कीजिए. ठीक है, स्टार्टिंग में आप सारे क्वेश्चन देख कीजिए, फिर लास्ट में जो है मतलब उतनी इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में सॉल्व कर लीजिए अगर टाइम बचे तो. ठीक है, आगे आते हैं. हाउ मच राइस ऑफ ₹4 per kg शुड बी मिक्स टू 15 kg ऑफ राइस ऑफ 10 रुपीज पर kg सो दैट पूरा मिक्सचर जो है वो 6.5 रुपये पर kg बन जाए. सिंपल है, मिक्सचर एलिगेशन से लगा लेते हैं. यहाँ पर राइस पहली वाली ले लेते हैं, यहाँ पर राइस दूसरी वाली ले लेते हैं. ठीक है, पहली वाली जो है वो 4 रुपये प्रति kg है, दूसरी वाली जो है 10 रुपये प्रति kg है, और हमें बनाना कितना है? 6.5 रुपये प्रति kg बनानी है. ठीक है, पहली वाली कितनी मिक्स करें हमें पता नहीं था, दूसरी वाली हमें पता है कितनी करनी है, 15 kg करनी है. ठीक है, और टोटल कितनी हो जाएगी? अगर टोटल हम देखेंगे मिक्सचर के वाली कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x+15 वाली, x+15 kg हो जाएगी. ठीक है, सॉल्व कर लो. 4 × x प्लस 10 × 15 इक्वल्स टू 6.50 इंटू x+15. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई. फटाफट इसको सॉल्व कर लो. 4x प्लस 150 इक्वल्स टू 6.5x प्लस 97.5. करो, कितना आएगा? 2.5x इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 to 5, 52.5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 50, 21. x की वैल्यू 21 आ जाएगी. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21. तो कितना मिक्स करना है आपको? 21 किलो मिक्स करना है राइस 1 को. ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आगे आते हैं.
द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ 4-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। 4 पहिए वाहन के जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है उसका डेटा दे रखा है आपको। 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन द ईयर ऑफ 2022 में कितने अपीयर हुए हैं, कितने क्वालिफाइड हुए हैं, ये आपको डेटा दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड लोग निकालने हैं फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इन सितंबर की बात कर रहा है। सितंबर ये है। देखो अपीयर्ड इतने हुए, पास इतने हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 2500 में से माइनस कर लो 1200, कितने फेल हुए होंगे, 1300 फेल हुए होंगे। 1300 के परसेंटेज निकालना, 1300 फेल हुए हैं, टोटल कितने थे, 2500 थे, निकाल लो, कट गया 25 चौका और 13 चौवे 52, तो 52 जो है परसेंटेज कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड थे। ठीक है, समझे आप, कुछ नहीं था, हमें अपीयर्ड कैंडिडेट दे रखा था और क्वालिफाइड दे रखा था, तो हमें डिस्क्वालीफाइड निकालना था। तो सिंपल सी बात है, अपीयर्ड में से क्वालिफाइड माइनस कर दो तो आपको डिस्क्वालीफाइड मिल जाएगा। और उसकी हमें परसेंटेज पूछी थी, यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछी है, तो बस वही चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, आगे आते हैं। इफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x³। अब देखो ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1x। अगर हमें x प्लस 1x मिल जाता है तो हम उससे इसको कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं a क्यूब माइनस 3a करके, जहां पे a जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में लेके आना है इसको, तो लेके आते हैं। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 5x हो जाएगा। अब सबको x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड कर देंगे सबको, तो हो जाएगा ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 5। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, डाल दो इसमें, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब 125, 3 इंटू 5 15, कितना आ गया 110। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 110। ये चीज आपको याद नहीं है। वहीं अगर x प्लस 1/x से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो उसको हम करते हैं कैसे, a स्क्वायर माइनस 2 करके। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। इफ x इक्वल्स टू a sec थीटा cos phi, y इक्वल्स टू b sec थीटा sin phi, z इक्वल्स टू c tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, तो देखो x की जगह a डाल दो, y की जगह a डाल दो, z की जगह a डाल दो, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर और sec स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। कॉस को हमने c लिख लिया, सिंपल है, नीचे है a स्क्वायर प्लस y की जगह हम b स्क्वायर, sec स्क्वायर और साइन की जगह साइन को हम s लिख लेते हैं या फिर s लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन b स्क्वायर प्लस माइनस z है जो c स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, t को हम ये लिख लेते हैं अपॉन c स्क्वायर। कट गया। ठीक है, सिंपल। अब इसमें से हम सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो सब सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बच गया, यहाँ tan स्क्वायर बच गया। अब क्या बचा, जब ये 1 हो गया तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। अगर आप मन में भी करते तब भी आप इजीली इसको कर पाते, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव भी ये नहीं था। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना था। देखने में लग रहा था कि आपको कितना कितना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो है लोगों की अक्सर देख के जो फट जाती है ना, समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है।
तो बस, लेकिन वो था कितना ईजी ये आप समझ जाओ। तो इस चीज़ को आपको देखना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है तसल्ली से और मन में प्ले करना है कि किस तरह से हम जो है अप्रोच कर सकते हैं। अगर हार्ड लगे तो लास्ट के लिए छोड़ दो, अगर इजी लगे तो उसी टाइम कर दो। ठीक है, आगे आते हैं। इन हाउ मच टाइम will ₹5,000 at 4% per annum simple interest produce the same interest as 8,000 in 2.5 years at 8% per annum। बोला गया कि इंटरेस्ट सेम है, दोनों को इंटरेस्ट जो है S1 जो है वो इंटरेस्ट जो है सेम है, ये आपसे बोला गया है। आपसे बोला गया है कि 5,000 जो है 4% ब्याज से कितना टाइम लेगा उतना ही इंटरेस्ट लेने में जितना इंटरेस्ट वो जो है 8,000 2.5 साल और 8% में बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है, लिख लो आप। पहला वाला क्या है? पहला वाला है 5,000 इंटू 4% इंटू टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। दूसरा वाला क्या है? 8,000 2.5 साल, मतलब कि 2.5 साल कितना होता है? 2.5 साल ही लिख लो इसको, 2.5 लिख लो, सिंपल सी बात है, इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, अब काट लो फटाफट, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 2.5 से 5 कट गया 2 बार। ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से 1 8 कट गया, तो बच गया आपका ये वाला 8। तो टाइम कितना लगेगा? 5,000 को 4% ब्याज से सेम इंटरेस्ट पहुंचने में 8 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये चीज दे रखी थी, ये शब्द आपको दे रखा था, दैट वॉज प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट सेम था। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। आगे आते हैं। अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन 3 kg। शॉपकीपर जो है बेईमान है, बेईमान शॉपकीपर है, लेकिन बहाने देखो उसके। ठीक है, बेईमान है, वो बोलता है कि शॉपकीपर जो है उसकी बेईमानी क्या करता है, 3 किलो में 100 किलो का घपला करता है। 3 किलो में 100 किलो का घपला करता है, याद रखना। ही सोल्ड पोटैटोस 3 kg ऑफ पोटैटोस टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर 46 रुपए। उसने चारू को 3 किलो आलू बेचे 46 रुपए में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द पोटैटो फॉर द सेलर वॉज 12 रुपए पर केजी। लेकिन जो उसने खरीदे थे दुकानदार ने कहीं से, मंडी वगैरह से, तो उसने खरीदे थे 12 रुपए प्रति केजी में। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। सिंपल सी बात देखो, 12 रुपए उसने प्रति केजी में आलू खरीदे और उसने 3 किलो बेचे, तो 3 किलो आलू की कितनी कितनी कीमत हो जाएगी? 3 किलो की हो जाएगी 3 इंटू 12 यानी कि 36 रुपए। ठीक है, 36 रुपए के आलू जो है उसे 46 रुपए में बेचे। पहली बात, यहाँ पे 10 रुपए कमाए, कमाए कि नहीं कमाए? ठीक है, समझे, यहाँ पे उसने 10 रुपए कमाए। उसके बाद दूसरी बात क्या है, 3 किलो चीज पे वो 100 ग्राम जो है घपला कर रहा है। ठीक है, 3 किलो पे वो 100 ग्राम घपला कर रहा है। और देखो, 1 किलो की कीमत कितनी है? 12 रुपए, मतलब कि 1 किलो की कीमत कितनी है? 12 रुपए। क्या लिख रहा हूँ? 12 रुपए। ठीक है, 1 किलो की कीमत कितनी है? 12 रुपए। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है? 12 रुपए। तो 100 ग्राम की कितनी होगी? 100 ग्राम की होगी 1.2 रुपीस। तो 1.2 रुपीस को यहाँ फायदा हो रहा है, क्योंकि 3 किलो में वो 100 ग्राम का घपला कर रहा है ना, तो 3 किलो उसने बेचे हैं तो 100 ग्राम का घपला किया, यानी कि 1.2 रुपये यहाँ बचाए उसने, और प्लस 36 रुपये के खरीदे, 46 रुपये के बेचे, 10 रुपये यहाँ बचाए। तो कितना फायदा हुआ उसको? 10 प्लस 1.2 यानी कि 11.2 रुपये का उसको फायदा हुआ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है ना? उसने मतलब कि खरीदारी में भी घपला किया, और सॉरी, खरीदारी में भी प्रॉफिट कमाया और घपला करके भी प्रॉफिट कमाया, दो जगह से उसने प्रॉफिट कमाया। आगे आते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए, and if angle XYA equals to 50 डिग्री and angle AXZ equals to 90 डिग्री, हमें XZA निकालना है। मतलब कहने का मतलब मैं डायग्राम बनाएगा एक बार तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये डायग्राम है,
ये है क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है ना, एक्स वाई और जेड, और एक लाइन खींची है, एक ए पे मिल रही है, बोलता है कि एक्स ए जो है वो इक्वल है किसके, वाई ए के, ठीक है। और एंगल एक्स वाई ए यानी कि ये वाला एंगल जो है ये है 50 डिग्री, और ए एक्स जेड ये वाला जो एंगल है ये आपका है 19 डिग्री, ये आपको बोला है। और आपको निकालना क्या है, एक्स जेड ए ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल है, चीज समझो, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये दोनों 50 हैं तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो ये हो जाएगा 80, हो गया 80। अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो ये 100 हो गया, ये 19 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 100 माइनस 19 यानी कि 61 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आप फ्लो समझ रहे हैं किस तरह का फ्लो है, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। किसी भी तरीके से करेंगे आप, बेसिक से भी करेंगे, कैसे भी करेंगे तब भी आप इजीली कर सकते हैं। या फिर मतलब कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी ना लगाएं तो यहाँ देखो 50 और 50 तो ये वाला 100 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी तो समझो आप। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप भाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने ये 80 निकाल लिया तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है इसके और इसके लिए, है कि नहीं है, तो इन दोनों का सम भी 80 होगा, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। 3 इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 1.5y प्लस 2z इक्वल्स टू 5.5, x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल्स टू 15, 3x प्लस x 11y प्लस 13z इक्वल्स टू 25। तीन हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा है, ऑप्शन से कर लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक इक्वेशन। तो मान लेते हैं हम पहली वाली ले लेते हैं, क्यों दिमाग इस्तेमाल करें, पहली वाली लेते हैं और पहली वाली में ही पहली वाली वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह 2 डालते हैं, एक्स प्लस 1.5 वाई प्लस 2z इक्वल टू 5.5 है, एक्स की जगह 2 डाल दिया प्लस 1.5 वाई की जगह -3 डाल दिया प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 5.5, 2 माइनस 4.5 प्लस 8 इक्वल टू 5.5, तो 10 माइनस 4.5 यानी कि 5.5 इक्वल टू 5.5, मतलब पहली ही इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगी, मतलब पहला ही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कोई भी इक्वेशन लेनी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने पहली वाली ली है तो आप भी पहली वाली ले, आप ये वाली ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो आपको मन करे, ठीक है। इक्वेशन ऑप्शन लो, उसमें डालो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर है, नहीं कर रहा तो फिर नेक्स्ट वाले पे चेक करो, ठीक है। ये सिंपल वे है किसी भी वैल्यूज को निकालने का, ठीक है। आगे आते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ स्टील कंपनी, ठीक है। हमसे पूछा है इन विच आइटम इज देयर द लीस्ट नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम, सबसे कम जो है वो कहाँ बिक्री है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो इन चारों को हमें ढूंढना है, बाकी किसी को चेक नहीं करना। पहला है स्पून देख लेते हैं, 185 प्रोडक्शन हुआ, 133 की सेल हुई, तो कितनी नहीं बिकी, माइनस कर लो, 2, 52 नहीं बिकी। होल्डर देखो, होल्डर की 458 प्रोडक्शन हुआ, 419 बिके, तो कितनी नहीं बिकी, 9, 39 नहीं बिकी। प्लेट देखो, प्लेट का है, प्लेट ये रही, 252 प्रोडक्शन हुआ, 190 बिकी, कितनी नहीं बिकी, माइनस कर लो, 62 नहीं बिकी। और लास्ट है पाइप 220 प्रोडक्शन हुआ, 155 जो है बिके, कितने नहीं बिके, तो 5 और 65 नहीं बिके। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है आपका 39 वाला, यानी कि होल्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे नहीं करने थे, है ना, क्या पता डाटा लंबा होता, 5 यहाँ तो 5 ही थे, हमें वही करने हैं जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, हमें बाकी से क्या मतलब, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑप्शन में से ही एक होगा ना, बाकी कुछ तो हो नहीं सकता, तो वही चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बी स्मार्ट,
while reading the question। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे आते हैं। 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। तो ये किससे डिविजिबल होगा? सिंपल सी बात है, 7 की पावर 15 जो है वो कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। तो पहले में 1 आ जाएगा, दूसरे में 7 की पावर 1 आ जाएगी, दूसरे में 7 की पावर 2 आ जाएगी। तो 7 की 1 की 1 हो जाता है, 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 पर 2 मतलब 49। जोड़ लो इनको, 8 प्लस 49 यानी 57, 57 इंटू 7 की पावर 15 मतलब कि 57 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर है। तो मतलब कि क्या है, किससे डिविजिबल होगा? तो 57 किससे डिविजिबल होता है? चेक कर लो एक बार। 5 से तो नहीं होता, और 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, है ना। 3 एक कम 3 नम्मे, तो 3 से हो जाएगा। हेंस द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आते हैं आज के लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इक्वल्स टू √11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर और cosec अपॉन cosec प्लस sec स्क्वायर। सिंपल सी चीज है, ऐसी चीज आपको दिखे तो आप पहले तो उसको सॉल्व कर लो। cot क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कितना हो जाएगा? √11/1, है ना। तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। बेस आपका √11 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1 12, 12 यानी कि 4 3 12 यानी 2√3। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो कॉसेक आपका हो जाएगा 1/sec स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1/cos स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर क्या होता है आपका? cos स्क्वायर होता है आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11/12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 या 12 यानी कि 10/12, 10/12 यानी कि 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। कैसी लगी आपको ये हमारी सीरीज, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहीं पे जो है हम विराम लेंगे, यहीं पे जो हमारी सीरीज जो है ख़त्म होगी आज। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर, जैसा जैसा मतलब मुझे लगेगा कि कौन सी हम सीरीज उठा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व करवा सकते हैं फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जिससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो, आपका भी इम्प्रूवमेंट हो, और हमें कुछ नया तरीका पता चले एक क्वेश्चन को करने के। क्योंकि देखो, हर टीचर जो है उसके अपने तरीके होते हैं। ठीक है, हर बच्चे के अपने तरीके होते हैं। हर बच्चा जो है एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझता है। कोई भी जो है बच्चा, आप ये मान लो, सबकी थिंकिंग पावर, सबकी सोचने की, सबकी समझने की शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन करने की भी, जो सिचुएशन को सॉल्व करने के भी तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे इजी एंड सबसे एफिशिएंट मेथड मिले, जिससे आप जो है पेपर में कंफ्यूज ना हो। और सेकंड, प्रैक्टिस आपके हाथ में। मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा सेम टाइप के क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है, आपके जो फॉर्मूलेस जो हैं, आपके मेथड जो हैं वो और स्ट्रांग हो जाएं। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो प्रैक्टिस, मॉक, देन एनालाइज, देन फिर प्रैक्टिस, देन मॉक, देन एनालाइज, ये पैटर्न फॉलो कीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस सीरीज़ को बिल्कुल देखिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड बताइएगा कैसी लगी ये सीरीज़। मिलते हैं अगली सीरीज़, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।